से पहले आपके सामने दिल्ली से बड़ी खबर रख रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर लैंड फॉर जॉब घोटाला का मामला, लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल के खिलाफ अर्जी दायर। ईडी की अर्जी पर राउंड एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा और आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान कात्याल की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कहा था कि ईडी ने बिना कोर्ट के आदेश के स्वतंत्र जांच के नाम पर निजी डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट लगाया है, जो कि गैर कानूनी है और इसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसका उद्देश्य आरोपी के स्वास्थ्य की हकीकत कोर्ट के सामने रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को अपने आवास से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल अपने मंत्रालय पहुंचे तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से विभाग पहुंचे। यानी पीएम मोदी की अपील का असर बिहार में जमीन पर दिखने लगा है। पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी। बिना गाड़ी के मंत्रालय आए मंत्री दीपक प्रकाश। शिक्षा मंत्री ने की ई रिक्शा की सवारी। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर भर नहीं, बल्कि असर है प्रधानमंत्री मोदी की अपील का। वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ी का कम इस्तेमाल करने, तेल बचाने, सोना की खरीदारी से बचने और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा न करने की अपील की थी। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। पीएम ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दिखाया था और अब उसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलकर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए, और इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से एक दिन नो व्हीकल डे मनाने को कहा था। आज खुद अपने आवास से पैदल चलकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। सीएम सम्राट चौधरी की तरह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी बिना गाड़ी के ही विभाग पहुंचे। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें। जबकि शिक्षा मंत्री ने गाड़ियों का काफिला छोड़ते हुए ई रिक्शा की सवारी कर डाली। और शिक्षा मंत्री होने के नाते हम इस ई रिक्शा का उपयोग किए हैं और बिहार वासियों को संदेश देने के लिए किया है कि जो आज हमारे सामने वैश्विक संकट है, हम अपने व्यवहार परिवर्तन से इस संकट से मुकाबला कर सकें। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाने से अब भी चूकना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही अपने को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आपको, हमको, सबको मना करते हैं विदेश दौरे पर जाने के लिए और खुद चले जा रहे हैं विदेश, तो क्या बोलूं। कहते हैं लीडर वो होता है जो जनता को दी हुई नसीहत पर पहले खुद अमल करता है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पैदल अपने विभाग पहुंचकर संदेश दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं और इन 1 महीने में सम्राट सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए। सम्राट सरकार के प्रमुख फैसले क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 अप्रैल 2026, आज से ठीक 1 महीने पहले की ये तस्वीरें आपको याद होगी। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। और सरकार पूरी रफ्तार से अपना काम भी करने लगी। सरकार ने कई फैसले लिए जिसकी चर्चा लोगों के बीच हुई। अब 15 मई 2026 को बिहार की सम्राट सरकार के 1 महीने पूरे हुए। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इन 1 महीने में वो क्या क्या प्रमुख फैसले रहे जो सम्राट सरकार ने लिए। सबसे पहला प्रमुख फैसला रहा सैटेलाइट टाउनशिप।
इसके तहत बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा खींच दी गई है। इस टाउनशिप में प्लान्ड वे में कॉलोनी बसेगी, इससे शहरी दबाव में कमी आएगी। दूसरा प्रमुख फैसला है पुलिस दीदी। इसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाना। इसके लिए कॉलेज और स्कूल के सामने पुलिस दीदी की तैनाती होगी। इन महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने का फैसला किया गया। तीसरा अहम फैसला सहयोग की त्रिवेणी। इसके जरिए सरकार ने सहयोग हेल्पलाइन 1100, सहयोग पोर्टल, सहयोग.bihar.gov.in और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाने का निर्णय लिया है। ये शिविर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित होंगे। चौथा अहम फैसला है हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पांचवा अहम फैसला है निजी विद्यालयों की मनमानी पर नकेल। निजी स्कूलों को फीस की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। मनमानी फी बढ़ोतरी और अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाई जाएगी। छठा अहम फैसला है बिहारी संवेदकों को प्राथमिकता। अब से 50 करोड़ रुपए तक के कार्यों के ठेके बिहारियों को मिलेंगे। इससे राज्य के लोगों को काम के लिए अधिक मौके मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने बिहार लोक निर्माण संहिता में संशोधन किया है। और सातवां अहम फैसला है ई निबंधन व्यवस्था लागू करना, जिसमें जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के साथ ही ई निबंधन सिस्टम को भी लागू किया गया है। इससे भ्रष्टाचार कम करने, पारदर्शिता लाने और समय बचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट विवाद के बीच छात्रों के लिए राहत तो मिली। नीट परीक्षा की नई तारीख आ गई है। 21 जून को फिर से परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा का समय भी बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल से परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब नई तारीख आ चुकी है। 21 जून 2026 को परीक्षा होगी। वहीं इस परीक्षा का समय बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 तक चलेगी। छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें वे अपनी पसंद का शहर और परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने अगले साल के लिए बड़ा ऐलान भी किया। 2027 से नीट परीक्षा ऑनलाइन हो जाएगी। OMR शीट वाली पुरानी व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। NTA में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद बनी इस संस्था को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो। CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट परीक्षा की नई तारीख आने पर केंद्र के इस फैसले पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी खुशी जाहिर की। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो फैसले लेती है उसे लागू भी करती है। और आप सभी जानते हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में जो अपराधी हैं, जो साजिश करता है, उनके चेहरे सामने आ चुके हैं और नई तिथि भी आ गई है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है। हमारे जो देश के छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं और अब किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, और उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार आगे कार्रवाई करेगी। नीट विवाद के बाद पहली बार सरकार ने इतना बड़ा फॉर्मेट बदलाव और समय बढ़ाने का फैसला लिया है। छात्रों के पास भी समय कम और अब उम्मीद के साथ फिर से तैयारी में जुटने का समय है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने भोजशाला को वाग देवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वाग देवी, ये माता वाग देवी का ही टेम्पल है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है।
लंबी कानूनी लड़ाई, 98 दिनों का एएसआई का सर्वे के बाद सुरक्षित फैसला और फिर फैसले का इंतजार। लेकिन शुक्रवार को जब मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने धार की भोजशाला को लेकर फैसला सुनाया तो साफ हो गया कि भोजशाला मां वाघ देवी का ही मंदिर है और यहाँ सिर्फ हिंदू पूजा करेंगे, नमाज नहीं होगी। जी, आखिरकार भोजशाला पर फैसला आ ही गया और सनातनियों ने जीत का जश्न ये कहते हुए मनाना शुरू किया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए। दोपहर 2:30 बजे के करीब जैसे ही ये फैसला आया, धार से लेकर इंदौर तक जश्न शुरू हो गया। धार में होली और दिवाली लोगों ने एक साथ मनाई। फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए साफ कहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है, उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करेगा। भोजशाला पर लंबे इंतजार के बाद फैसला आने पर एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां बड़े ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। 95 लाख रुपए के साथ 8 की गिरफ्तारी हुई है। बंगाल का रहने वाला मास्टरमाइंड है। पुलिस को जाली नोट होने का भी शक है। नोट गिनने की मशीन, केमिकल जब्त की गई है। काले रंग के कागज के बंडल भी बरामद किए गए हैं। बैकुंठपुर के सिंहासनी में कार्रवाई हुई है। नोट दोगुना करने का ये झांसा देते थे। गिरोह के नेटवर्क की तलाश तेज है। वर्धमान का रहने वाला मास्टरमाइंड फरहद हुसैन बताया जा रहा है। बाकी सभी बिहार के रहने वाले हैं। तंत्र मंत्र भी ये गिरोह करता था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़े ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। 95 लाख रुपए के साथ ही 8 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। 95 लाख कैश, कागज और केमिकल बरामद किए गए हैं। और देखिए, नोट गिनने की मशीन भी यहां से जब्त की गई है। ये कैश दोगुना करने की बात कहकर ठगी करते थे। मास्टरमाइंड सहित 8 की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। वहाँ से करीब 95 लाख रुपए के नोट मिले हैं। 500 की जुटियाँ हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को हो सकता है इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे, जिनकी भी जांच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफ़ेद कागज़ पेपर लगाते थे, जिसको एक कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे, वो बरामद हुआ भारी मात्रा में। 95 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे, केमिकल्स का, जिसके माध्यम से कागज का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं, वो बरामद हुआ है। और नोट गिनने की मशीन बरामद। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड, और वहाँ का रहने वाला फरहद जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलसेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीज़ें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे। गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। गोविंद, कैसे इस पूरी ठगी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, क्या कार्रवाई इस मामले में? देखिए, ये कार्रवाई बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में प्रदीप राय के मकान में हुई है, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 95 लाख से अधिक कैश बरामद किए गए हैं। जो नोट बरामद किए गए हैं इसमें कई जाली नोट भी शामिल है, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही नोट गिनने वाली मशीन और कई केमिकल्स बरामद किए गए हैं। गोपालगंज के जो एसपी है विनय तिवारी, उनका कहना है कि ये लोग ठगी का धंधा करते थे। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर पहले तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करते थे, उसके बाद केमिकल से सादा कागज जो होता था उससे बंडल बनाकर उस पर लगा देते थे और कहते थे कि ये नोट डबल हो जाएगा कुछ दिन में। केमिकल रंग दिखाता था, उसके बाद ये लोग ठगी के काम करते थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला है फरहद हुसैन,
इसके जरिए पूरा नेटवर्क चल रहा था और बंगाल से लेकर बिहार तक इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पुलिस इस वक्त 8 लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद सारण, चंपारण और पूर्वी चंपारण के अलावा पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरह से ये लोग ठगी का नेटवर्क चला रहे थे वो गोपालगंज के सिंहासनी गांव से चला रहे थे और पूरे मामले का सिंडिकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 लोग गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ चल रही है और इनके साथ अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पटोरी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। एक दर्दनाक लापरवाही ने कुछ पलों के लिए यात्रियों की सांस से रोक दी। 3 महिलाएं और एक छोटी बच्ची रेलवे लाइन पार कर रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रफ्तार से दौड़ती ये मालगाड़ी ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी ये 4 जिंदगियां। तस्वीर आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। ये समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन है, जहां मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन एक सूझबूझ ने चारों को यमराज के चंगुल से खींच लिया। दरअसल पटोरी स्टेशन पर रेलवे लाइन पार कर रही महिलाएं और मासूम बच्चे अचानक से आती ट्रेन की चपेट में आ गईं। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने सूझबूझ दिखाई। प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच मौजूद संकरे गैप में बच्चों को लिपटाकर सीधे बैठ गई। पूरी ट्रेन इनके ऊपर से गुजर गई। इस खौफनाक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्हें बचाते हुए 3 महिलाएं जरूर चोटिल हो गईं, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार हर बार नहीं होता। आप लोगों के ऊपर से ट्रेन गुजरी, तो कितने लोग घायल हुए? 3 ये घटना हमें बताती है कि रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग कितना खतरनाक हो सकता है। फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, लेवल क्रॉसिंग पर सिग्नल का इंतजार करें, अपनी और अपने बच्चों की जान के लिए रेलवे नियमों का पालन करें। रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे स्टेशनों पर फेंसिंग और जागरूकता अभियान जरूर तेज किया जाए। सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एक मोबाइल, एक नींबू और छोटी छोटी बातों पर हत्या। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि अब भीड़ ही कानून बनती जा रही है। समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नालंदा में नींबू तोड़ने पर 12 साल के बच्चे की जान ले ली गई और मुजफ्फरपुर में मूक बधिरों की पिटाई। आखिर समाज में इतनी नफरत और हिंसा क्यों बढ़ रही है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या हो गया है हमारे समाज को? क्या हमारे सीने में धड़कने वाला दिल अब पत्थर का हो चुका है, या हम इंसानों की शक्ल में घूमते भेड़िए बन चुके हैं? इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना वहशीपन कि हमें सजा और हत्या में फर्क समझ ही नहीं आ रहा। जहां अब जिंदगी की कीमत एक नींबू और एक मोबाइल फोन से भी कम हो गई है। सबसे पहले शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों को देख लीजिए। समस्तीपुर, जहां महज एक मोबाइल चोरी के आरोप में 16 साल के एक मासूम नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई। नालंदा में महज एक नींबू तोड़ने के आरोप में 12 साल के बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और हैवानियत की तीसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां मूक बधिरों को एक जल्लाद कर्मी ने मारा। समस्तीपुर में सिर्फ मोबाइल चोरी के शक में 16 साल के एक नाबालिग को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। कोई सबूत भी नहीं था कि उसी बच्चे ने चोरी की। वो बच्चा चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन मारने वालों के सिर पर इंसानियत नहीं, हैवानियत सवार थी।
वो घर से लेके गए, हम लोग नहीं थे घर पे, काम करने के लिए हम लोग गए हुए थे। तो फिर उन्होंने मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया उसके ऊपर। उसको पहले मारा, वहाँ मारा, फिर घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद पूरा हमारा घर में जितना कपड़ा था, ट्रंक विरंक, जो ताला बिला सब तोड़ के चेक किए, उसको मोबाइल बरामद नहीं हुआ। तो फिर से लेके गया वो लोग, दारू पी के उसके बाद उसको मारा है, बेल्ट से मारा है, सरिये से मारा है। सुना आपने कितनी हैवानियत रही होगी। और यही नहीं, नालंदा में 12 साल का मासूम झगरू, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक नींबू तोड़ दिया था। एक नींबू जिसकी कीमत शायद 2-4 रुपये भी नहीं होगी, लेकिन उस मासूम की जान ले ली गई, उसे पीट पीट कर मार डाला गया। और ऐसी ही तस्वीरें मुजफ्फरपुर से, जहां मूक बधिरों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, अपनी सफाई भी नहीं दे सकते, दर्द नहीं बयां कर सकते, लेकिन इन दरिंदों को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें सिर्फ ताकत दिखानी है, डर फैलाना है और इंसानियत को कुचल डालना है। कानून को हाथ में लेने वाले जाहिलों को उन तड़पते बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आया। वो रहम की भीख मांगते रहे और जल्लाद उन्हें पीटते रहे। ये तीनों घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, ये हमारे सामूहिक ज़मीर का जनाजा है। छोटी छोटी बातों पर शक के आधार पर किसी की जान ले लेना, यह किस बात का सूचक है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आदि मानवों से भी बदतर होती जा रही है, जहां लोग ही जज बन बैठे हैं और लोग ही कसाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।